नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थीगण, हम जो ये व्याकरण की एक श्रृंखला चला रहे हैं, पहले हमने संधि को लिया था, अब हमने समास को लिया है। तो समास के भेदों में हमने अव्ययी भाव समास पर चर्चा की थी। अब हम तत्पुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। तत्पुरुष जो समास है, उस ये जो शब्द है तत्पुरुष शब्द, इसका हम विग्रह करते हैं तो तस्य पुरुषः और सह पुरुषः, दो प्रकार का विग्रह होता है। तस्य पुरुषः एक तो ये विग्रह है, और दूसरा विग्रह क्या है, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तस्य पुरुषः जो है उसमें दोनों पदों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद में अनेक पद हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है तस्य, उसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है, और पुरुषः में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति की समानता नहीं है विग्रह में। और आगे जो दूसरा विग्रह है सह पुरुषः, इस विग्रह में आप देखेंगे कि सह में भी प्रथमा विभक्ति है और पुरुषः में भी क्या है, प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों के इस विग्रह के भेद के कारण से ही इस तत्पुरुष समास का भी भेद हो जाता है कि तस्य पुरुषः के कारण से, कि जिसमें विभक्तियों की समानता नहीं रहेगी, उस तत्पुरुष के भेद का नाम क्या होगा, व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, जिसमें विभक्तियों का साम्य नहीं होगा। और जहां पर दोनों ही पद में क्या है, समान विभक्तियां हैं, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, तो वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष। और इस तत्पुरुष समास में, जैसा कि अव्ययी भाव समास में क्या था कि पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि एक वचन भी है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। क्या, प्रायेण प्रायशः तत्पुरुष जो होता है उत्तर पद के अर्थ की उसमें प्रधानता होती है। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद की थी और यहाँ पर किसकी है, उत्तर पद की। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि अव्ययी भाव समास में जब समस्त पद होता है तो उसमें क्या होता है, लास्ट में कौन सा लिंग होता है, नपुंसक लिंग। जैसे हमारा था गंगायाः समीपम उपगंगम, तो जो लास्ट में हमारा जो पूरा पद बना वो कैसा था, नपुंसक लिंग का था। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद का जो लिंग होगा वही समस्त पद का लिंग जाना जाएगा। जैसे सभापति, तो सभापति में आप जब उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सभायाः पति। अब देखेंगे सभायाः, ये क्या है, सभा शब्द है स्त्रीलिंग का, पति क्या है, पुल्लिंग का। अब दो लिंग हो गए तो हमें यहाँ पर क्या नियम बनाना है कि तत्पुरुष समास में जो समस्त पद होता है, सामासिक पद होता है, उसमें कौन सा लिंग होता है, जो अंत में उत्तर पद में जो हमारा शब्द होगा, यदि वो स्त्रीलिंग का है तो हमारा पूरा पद जो समासिक पद है वो स्त्रीलिंग का माना जाएगा। यदि उत्तर पद में पुल्लिंग है तो हमारा वो पूरा समस्त पद क्या माना जाएगा, पुल्लिंग का। जैसे सभापति में सभा भले से स्त्रीलिंग का है, पति पर पुल्लिंग का है, तो उस पति उत्तर पद के अनुसार क्या हुआ लिंग, सभापति शब्द का लिंग क्या हुआ, पुल्लिंग। ऐसे ही जनक पुत्री, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जनकस्य पुत्री, तो जनक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुत्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब जब समस्त पद क्या बना, जनक पुत्री, तो जनक पुत्री जो शब्द बना उसमें हमारा ये जो सामासिक पद हुआ, तो इसमें कौन सा लिंग होगा, जनक पुत्री में स्त्रीलिंग। कि उत्तर पद में जो शब्द होगा, यदि स्त्रीलिंग का है तो उसके अकॉर्डिंग सामासिक पद का लिंग होगा, यदि पुल्लिंग का है तो उसके अनुसार हमारा सामासिक पद उस लिंग वाला होगा। और उत्तर पद की प्रधानता के लिए जैसे आपसे कहा जाए कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व पद प्रायशः क्या होता है, अव्यय पद होता है। और इसमें क्या है, दोनों पद में जब मिलेंगे तो लिंग होगा उस उत्तर पद के अनुसार। और दूसरी बात कि उत्तर पद की प्रधानता होगी। जैसे गंगा जलम आनय, गंगायाः जलम, गंगा जलम, हमारा जो समास विग्रह होगा गंगायाः जलम, और जो सामासिक पद क्या होगा, गंगा जलम। अब कोई कहे आपसे गंगा जलम आनय, तो जो उसमें जलम पद है उसका जो है क्रिया के साथ क्या है, साक्षात संबंध है। क्या चीज लानी है, गंगा उठा कर नहीं लानी है, क्या लाना है,
जल को लाना है। तो इसलिए पता चला कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि जल का उस क्रिया के साथ साक्षात संबंध है। अब आगे जो हम ये उसका तत्पुरुष इस शब्द का जो हमने विग्रह किया था, उसके आधार पर मैंने आपको अभी बताया कि इस विग्रह के आधार पर ही समास, जो तत्पुरुष समास है, उसके दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। तस्य पुरुषः, क्योंकि दोनों में क्या है, अलग अलग विभक्ति है। तस्य पुरुषः, ठीक है, तस्य में षष्ठी है, पुरुष में प्रथमा है, ठीक है, अलग अलग विभक्ति है, तो क्या होगा, व्यधिकरण तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष का दो भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, पूर्व पद उत्तर पद में विभक्तियों की समानता नहीं रहेगी, एक समान विभक्ति नहीं रहेगी, जैसा कि विग्रह से भी स्पष्ट है। हम विग्रह को ही देख लें तो हमें ये बात याद रहेगी कि इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, क्योंकि इसका विग्रह ही ये बताता है। और सह पुरुषः, सह में भी प्रथमा है और पुरुषः में भी प्रथमा है, तो इन दोनों पदों में जहाँ पे विभक्तियां समान रहेंगी वो क्या होगा, हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष। अब हम जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, क्योंकि हमने जो पूर्व में चर्चा की थी कि जो समास है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय द्विगु समास और बहुव्रीहि द्वंद्व समास, 6 भेद थे मुख्य रूप से। तो जो हमारा कर्मधारय समास है वो किस में ही आ जाता है, उसका जो समाविष्ट हो जाता है वो तत्पुरुष में ही हो जाता है, समानाधिकरण में ही, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कर्मधारय में भी जो हमारी विभक्तियां होती हैं पूर्व पद की और उत्तर पद की क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समानाधिकरण में कर्मधारय का भी समाहार हो जाता है। व्यधिकरण को अब हम उस कर्मधारय को मतलब विशेष रूप से वहीं पर जैसे यहाँ पे हम तत्पुरुष को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही स्पेशली उसको वहां पर पढ़ेंगे कर्मधारय को। तो आगे हम व्यधिकरण तत्पुरुष की चर्चा करते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद बताए गए हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष जो है उसके भेद कितने होते हैं, 6 भेद। कौन कौन से होते हैं, द्वितीया तत्पुरुष और तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। क्यों है इनके ये नाम, क्योंकि पूर्व पद में जो विभक्ति होगी उसके अनुसार ही तत्पुरुष का भेद बनता जाएगा। पूर्व पद में यदि आपको क्या मिलती है, द्वितीय विभक्ति मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको साथ साथ इनका द्वितीय तत्पुरुष का यहाँ पर सूत्र है, जो पाणिनि अष्टाध्यायी में द्वितीय अध्याय में जो समास प्रकरण है वहां पर द्वितीय तत्पुरुष में ये सूत्र आया है, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न ही। क्या कहा है कि द्वितीया कि जो द्वितीयांत पद है, जैसे द्वितीयांत पद आपको क्या मिलेंगे, रामम, कृष्णम, ठीक है, वनम, गृहम, ये सब हम जानते हैं कि द्वितीय विभक्ति में क्या प्रत्यय होता है, अम प्रत्यय होता है, ठीक है। लताम, स्त्रीलिंग में लताम, नदीम। तो द्वितीयांत जो पद होगा आपको पूर्व पद क्या मिलेगा, इन विभक्तियों में से कोई एक मिलेगा। तो जिस पूर्व पद में जो विभक्ति होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम क्या होगा, समास का नाम रखा जाएगा तत्पुरुष का। जैसे आप देखेंगे द्वितीया यहाँ पे कृष्णम श्रितः, तो कृष्ण श्रितः क्या है, सामासिक पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कृष्णम श्रितः। तो कृष्णम में कौन सी विभक्ति हो गई है, द्वितीय विभक्ति हो गई है, ठीक है। ऐसे ही रामम श्रितः, रामश्रितः, ठीक है, कृष्णम श्रितः, कृष्णश्रितः, रामम श्रितः, रामश्रितः, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीयांत जो शब्द है उसका किस किन शब्दों के साथ समास होगा, इन शब्दों के साथ देखेंगे आप। श्रित शब्द के साथ कृष्ण का उदाहरण दिखाया मैंने, ऐसे ही रामम श्रितः, रामश्रितः हो जाएगा। अतीत शब्द का किसी द्वितीयांत पद के साथ, जैसे लोकम अतीतः, कि किसी ने कैसा काम किया, लोकातीत, कहते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ऐसे काम करता है कि लोक से परे हो जाने वाले, तो लोकातीत है, लोकम अतीत है। इसका विग्रह आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, लोकम। लोकम में कौन सी भक्ति होगी, द्वितीया। यदि आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो आपको यदि ये समस्त पद कहीं मिल जाएगा लोकातीत है, तो आपको वहां पर विग्रह करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो वहां पे क्या है, द्वितीया श्रितातीत। यदि द्वितीयांत पद के साथ उत्तर पद में ये शब्द हों तो क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास का जो भेद है द्वितीय तत्पुरुष वो हो जाता है। आगे पतित शब्द है, पतित की नरकम पतित, नरक में गिरा हुआ, ठीक है, नरक
में पड़ा हुआ, तो नरकम पतितः, ठीक है। और कूपम पतितः, कोई आदमी कुएं में पड़ा हुआ है, तो ये नहीं कहेंगे कूपे पतितः, नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि ये सूत्र है स्पेशली इसलिए कि जो द्वितीयांत पद है उसके साथ पतित ही जुड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर कूपे पतितः नहीं होगा, क्या होगा, कूपम पतितः, कूप पतितः, ठीक है। गत, गत जो शब्द है किसी भी द्वितीयांत शब्द के साथ लगेगा, जैसे ग्रामम गतः, कोई व्यक्ति गांव गया हुआ है तो उसको क्या कह देंगे, ग्रामम गतः, ऐसा बोल देंगे, ग्राम गतः। ऐसे ही स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः। अत्यस्त का मतलब क्या होता है, फंसा हुआ, अत्यस्त का मतलब है किसी चीज में उलझा हुआ। तो तरंगात्यस्तः, तो तरंगान अत्यस्तः, कि जो तरंगों में क्या है, फंसा हुआ है, ठीक है, वो है तरंगात्यस्तः। ऐसे ही सुख प्राप्तः, तो सुख प्राप्तः, प्राप्त के साथ जो शब्द आएगा पूर्व पद, उसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, तो सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, ठीक है। आपन्न का मतलब भी क्या होता है, युक्त, आपन्न का अर्थ क्या होता है, युक्त, तो सुखम आपन्न, तो सुखापन्न। तो आप इन शब्दों का जो विग्रह है मैंने आपको बता भी दिया है। और जैसे बच्चे जो है बोर्ड परीक्षाओं में संस्कृत सब्जेक्ट में जहाँ व्याकरण का पोर्शन होता है उसमें तत्पुरुष समास विशेष रूप से आता है, तो आप जब इन शब्दों को सामासिक पदों को देखेंगे जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, श्रित, क्या शब्द जुड़ा हुआ होगा, श्रित। और अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, तो उसमें जो पहला पद होगा तो वहां पर आप बिना सोचे समझे, यदि आपको ये नियम पूरा कंठस्थ होगा, स्मृति में होगा, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, कृष्णम, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो आपको यही याद रखना है, यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि आप इन शब्दों के साथ किसी दूसरी विभक्ति का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पूर्व पद में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो आप कृष्णश्रितः बहुत बार आता है, रामश्रितः, जो ये उदाहरण हैं ये बार बार दोहराए जाते हैं परीक्षा में, तो आप वहां पर गलती नहीं करेंगे, ठीक है। लोकात अतीतः नहीं करें कि लोक से परे गया हुआ, नहीं, अतीत शब्द के साथ आप क्या लगाएंगे, द्वितीय ही लगाएंगे, ठीक है। द्वितीय तत्पुरुष पर हमने चर्चा की। अब तृतीय तत्पुरुष को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बात बताई थी द्वितीय तत्पुरुष की, जो पूर्व पद में विभक्ति होगी उसके अनुसार ही तत्पुरुष का भेद बनेगा। तो कृष्णम में क्या थी, द्वितीय थी, तो ये कौन सा भेद बना, द्वितीय तत्पुरुष बना। तो आपको ये परिभाषा याद करनी है कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या हो, द्वितीय का हो, तो वो द्वितीय तत्पुरुष होगा। पूर्व पद यदि तृतीय का हो तो वो तृतीय तत्पुरुष होगा। तो तृतीय तत्पुरुष को देखते हैं। इसमें मेन सूत्र जो है 3 हैं। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इनका थोड़ा सा हिंट पाणिनि व्याकरण का मैं इसलिए दे रही हूं कि आप यदि ये सूत्र आपके पास मूल रूप में रहते हैं तो आप उन चीज़ों को एक सूत्रात्मक रूप से अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, नहीं तो जो बिखरी सी चीज़ें रहती हैं। तो यदि आपके पास ये सूत्र है तो आपको समास पक्का है, ठीक है। तो तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कि तृतीय तत्कृतार्थेन, जिस तत्पुरुष समास में तृतीयांत पद के साथ क्या होगा, तत्कृत, उसके द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे आप उदाहरण देखें तो समझेंगे। जैसे यहाँ पे है शंकुला खंड, तो हम इसका विग्रह करेंगे शंकुलया खंड। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पे समास, इसका सूत्र का अर्थ है कि तृतीया, जिस तत्पुरुष समास का ऐसा तृतीयांत पद जो है तत्कृत, उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द से उसका समास हो जाता है। जैसे संकुलया जो है वो क्या है, हमारा तृतीयांत पद है। तो शंकुला क्या है, ऐसी चीज है जो क्या करेगी, टुकड़े करेगी। तो उसके द्वारा, तत्कृत मतलब तृतीयांत पद जो है उसके द्वारा किया जाएगा, गुणवाचक शब्द जो है क्या होगा, खंड किया जाएगा, ठीक है। तो उसका काम क्या है, उसका गुण क्या है कि वो काटने का काम कर रहा है, ठीक है। और अर्थेन, दो बातें हैं, तत्कृत और अर्थेन। एक तो अर्थ शब्द मिलेगा तृतीयांत पद के साथ, जैसे आपको यहाँ पर धान्यार्थ, धान्येन अर्थ है, धान्यार्थ है कि धन, अन्न से प्रयोजन है या धान्य से प्रयोजन है जिसका, वो क्या कहलाएगा, धान्यार्थ है, ठीक है। शंकुलया खंड को लेकर के बात की जा रही थी। तो शंकुलया, तो ये तृतीयांत पद हो गया है और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, गुणवाचक शब्द का के द्वारा क्या किया जा रहा है, खंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष उसकी संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही अगला जो उदाहरण है धान्यार्थ, धान्यार्थ का विग्रह क्या करेंगे, धान्येन अर्थः।
धान्येन अर्थः। अभी मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास के भेदों में जैसे यदि प्रथम पद क्या होगा, द्वितीयांत होगा, तो उसकी संज्ञा क्या होगी, द्वितीय तत्पुरुष। यदि प्रथम पद क्या होगा, तृतीया। तो यहाँ पे देखो दो पद है ना, शंकुला और खंड, दो पद हैं, दो शब्द हैं। तो पहला पद जो शंकुला है उसमें कौन सी विभक्ति है हमारी, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। ठीक है, धान्येन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। तो क्या हुआ, ये तृतीय तत्पुरुष। और जब समास हो जाता है तो बीच की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं शंकुला खंडः। ठीक है, धान्येन अर्थ धान्यार्थः। तो इसका अर्थ क्या है, शंकुला जैसे कोई काटने की चीज है। ठीक है, जैसे आप दराती लेते हैं, चाकू लेते हैं, ऐसे ही ये है। तो शंकुला के द्वारा किया गया खंड। ऐसे ही धान्येन अर्थः कि किसी व्यक्ति को किससे प्रयोजन है, धान्य से, अन्न से प्रयोजन है, तो धान्येन अर्थ धान्यार्थ। ऐसी और उदाहरण लेने, दानेन अर्थः दानार्थः, दानेन अर्थः दानार्थः। दोनों ही रूप पूछे जाते हैं। या तो आपको वहाँ पर समास विग्रह युक्त पद दे दिया जाएगा, उसका समासिक पद आपको ढूंढना होगा। तो दानेन अर्थ दानार्थ। पर यहाँ पर क्या आता है, मेन रूप से ये आता है कि आपको सामासिक पद दिया जाता है और उसमें विभिन्न विभक्तियां लगा दी जाती हैं। तो आपको वहाँ पर चूज करना है कि कौन सी विभक्ति यहाँ पर इस शब्द के साथ है। यदि आपको पता है कि अर्थ शब्द के साथ क्या आती है, तृतीया ही आती है पूर्व पद में। ठीक है, अर्थ शब्द के साथ क्या आती है, पहले पद में क्या आती है, तृतीया ही आती है। तो आप यहाँ पर यदि चतुर्थी लगा रखी है, सप्तमी लगा रखी है, पंचमी लगा रखी है, तो आप पजल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कि अर्थ शब्द के साथ पूर्व पद में क्या आएगी, तृतीया ही आएगी। और यदि क्या है, उसके द्वारा जो तृतीयांत पद है उसके द्वारा किया गया कोई गुणवाचक पदार्थ है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगी, तृतीया ही होगी। तो ये शंकुला खंड धान्यार्थः इस तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र के उदाहरण बने। आगे तृतीया के ही तत्पुरुष के आगे चर्चा में एक सूत्र और है, दो हैं, पूर्व सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्ष्णहि। ठीक है, ये क्या कह रहा है सूत्र कि यदि आपको तृतीयांत पद मिलता है तो उसके साथ यदि क्या क्या शब्द आए हैं, पूर्व, ठीक है, सदृश और जो भी है अभी मैंने शब्द बोले हैं, ये यदि शब्द मिलते हैं तो वहां पर कौन सा समास बनेगा, तृतीया तत्पुरुष बनेगा। जैसे आप एक एक उदाहरण लेते हैं, हम पूर्व के साथ देखते हैं कि मासेन पूर्वः। ठीक है, प्रथम पद में क्या है, मासेन, तृतीयांत पद हो गया और उसके साथ क्या आएगा, पूर्व। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यदि उत्तर पद में आपको पूर्व शब्द मिलता है तो पहला पद कैसा होगा, तृतीयांत ही होगा, ना उसमें पंचमी होगी, न षष्ठी होगी, न सप्तमी होगी, न पंचमी होगी, क्या होगी, तृतीया ही होगी। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, यदि आपको उत्तर पद में श्रित मिलता है तो पहला पद क्या होगा, द्वितीयांत ही होगा, कृष्णम ही होगा, कृष्णात नहीं होगा। ठीक है, अतीत, लोकात अतीत नहीं होगा, क्या होगा, लोकम अतीत, क्योंकि यहाँ पे द्वितीया बोल दिया है। ऐसे ही तृतीया में मैंने जैसे बताया था अर्थ के साथ, यदि उत्तर पद में आपको अर्थ शब्द मिलता है तो धान्यस्य अर्थ नहीं होगा, धान्यस्य षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी, क्या लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी, तो तृतीय तत्पुरुष बनेगा। ऐसे ही हम इन शब्दों में मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः क्या बनेगा, मास पूर्वः। ठीक है, हर एक का उदाहरण ले लेते हैं। पूर्व शब्द के साथ सदृश, सदृश पित्रा सदृशः, तो क्या होगा, पित्रा सदृशः, पिता के समान, तो पित्रा सदृश के समान होने से हम यहाँ षष्ठी नहीं करेंगे। सदृश शब्द के साथ क्या होगा, पूर्व पद तृतीया वाला होगा। मात्रा सदृशः, मातृ सदृशः। आगे है सम शब्द है, ऐसे ही मात्रा समः कर ले, यहाँ पे मात्रा समः कि माता के समान, तो मातृ समः। ठीक है, पितृ सदृशः। आगे है ऊनार्थ, ऊन का अर्थ क्या होता है, कम, थोड़ा। ठीक है, तो ऊन अर्थ में, ठीक है, तो ऊन अर्थ में जैसे हीन शब्द किसी के साथ होता है, ठीक है, जैसे विद्यया हीनः, तो हीन जो शब्द है वो किसको दे रहा है, ऊन अर्थ को दे रहा है कि कमी है, विद्या से हीन है, विद्या की न्यूनता है। ठीक है, तो जो भी ऊन अर्थ को बताने वाले शब्द हैं, यदि वो हमें उत्तर पद में मिलते हैं तो पूर्व पद में क्या होगी, तृतीया ही होगी। जैसे विद्यया हीनः,
विद्याहीनः। आपको परीक्षा में आए विद्याहीनः सामासिक पद आए और इसका आपको क्या करना है, विच्छेद दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, विद्याहीनः, विद्यायाहीनः और विद्यामहीनः। तो यहाँ पर आप हीन के कारण से क्या करेंगे, पूर्व पद में आप याद रखेंगे कि हीन जहाँ ऊन अर्थ को दर्शाया जाएगा वहां पे तृतीया ही होगी पूर्व पद में। आगे देखेंगे कलह, तो कलह शब्द जैसे वाचा कलह कि वाणी के द्वारा जो किया गया झगड़ा है वो क्या कहलाएगा, वाचा कलह। तो कलह शब्द के साथ पूर्व पद में क्या होगी, तृतीया वाला पद होगा, वाचा कलह वाक कलह। समस्त पद क्या बनेगा, वाचा कलह वाक कलह। आगे है निपुण कि आचारेण निपुणः, ठीक है, आचारेण निपुणः, अपने आचार से शील से क्या है, निपुण है, आचारेण निपुणः आचार निपुणः। आगे है मिश्र, मिश्र का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, जैसे गुड़ से मिले हुए तिल, तो गुड़ेन मिश्रः गुड़ मिश्रः, गुड़ेन मिश्रः गुड़ मिश्रः। अब आप देख रहे हैं कि जो पूर्व पद है सभी में कौन सी विभक्ति आई है, तृतीया। तो सूत्र में यही कहा गया है कि तृतीयांत पद के साथ जब ये शब्द आएंगे उत्तर पद में तो वो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। श्लक्ष्ण का मतलब होता है सहज, चिकना। ऐसे ही जैसे आचार में मतलब शील में, स्वभाव में कैसा है, बड़ा सहज सा है, तो वहां पर श्लक्ष्ण अर्थ होगा, आचारेण श्लक्ष्णः आचार श्लक्ष्णः, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष के इस क्रम में तीसरा सूत्र क्या है, कर्तृकरणे कृता बहुलम। तो इसमें कर्तृकरणे कृता बहुलम की कर्तृकारक और करण कारक में, ठीक है, कर्तृकारक और करण कारक में कृदंत के साथ तृतीयांत जो सुबंत है, तृतीयांत जो सुबंत है उसका कृदंत के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है। बताती हूं उदाहरण से, जैसे हम कर्तृकारक में लेंगे, जैसे अहिनाहत, अहिनाहतः अहिहतः। अहि किसको कहते हैं, सर्प को, सांप को। तो अहिनाहत, कोई व्यक्ति क्या है, सांप ने उसको डस लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, अहिहतः, ठीक है। तो अहिना कर्तृकारक में ले लेंगे, कर्ता कौन है, वहां पर सांप है, तो कर्तृकारक में, और तृतीयांत तो होगा वो अहिना, क्या है, अहिना में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। और हतः क्या है, कृत, कृदंत। जो हमारा तय प्रत्यय आता है वो किन प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। जो हमारे कृदतिंग जो सूत्र है कि तिंग से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं आगे आने वाले, उनकी क्या होगी, कृत संज्ञा होगी। तो जो आगे तय प्रत्यय आएगा, तवतु होते हैं, तो जो तय प्रत्यय है वो जो है यहाँ पर हमें कृदंत मिल गया कि कर्तृकारक में और करण कारक में तृतीयांत सुबंध का कृदंत के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है, और तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो वही उसका उदाहरण अहिनाहतः, ठीक है। आगे देखेंगे करणे, करण कारक में कि जो साधन हो, जैसे नखैहि निर्भिन्नः। नख क्या है, यहाँ पर हमारे साधन है, हमारे जो नाखून है वो साधन के रूप में प्रयोग किए, नखैहि निर्भिन्नः, कि किसी ने नाखून से फाड़ दिया किसी चीज को, तो नखैहि निर्भिन्नः, नख निर्भिन्नः। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष के उदाहरणों को लिया। अभी हम आगे जो है, जो बचे हुए हैं शेष चतुर्थी तत्पुरुष आदि, उन पर चर्चा करेंगे। अब आगे देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण को देखते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष के लिए आपके लिए सूत्र है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। चतुर्थ्यंत सुबंत का तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित, इन समर्थ सुबंतों के साथ क्या होता है, समास हो जाता है, ठीक है। और वो क्या बनता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा पूर्व पद जो होगा, यदि उसमें द्वितीय विभक्ति है तो वो द्वितीय तत्पुरुष होगा, यदि उसमें पूर्व पद में तृतीय है, क्योंकि हमने पहले द्वितीय और तृतीय की ही चर्चा की है। अब हम चतुर्थी पर आए हैं, तो चतुर्थ्यंत सुबंत जो होगा, सुबंत मतलब जो पहला पद है, ठीक है, तो उसका
तदर्थ, तदर्थ देखेंगे आप, पहला शब्द क्या है, तदर्थ। तदर्थ कहते हैं प्रकृति विकृति भाव, जैसा कि आप उदाहरण से समझेंगे, जैसे कुंडलाय हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम। एक चीज होती है जो मूल चीज होती है जिससे हम कुछ बनाते हैं, ठीक है, वो है हमारी प्रकृति। जैसे हिरण्य जो सोना है वो तो उसी रूप में रहेगा, सोना तो सोना ही रहेगा, भले से उससे कंगन बनाए या अंगूठी बनाए, कुछ भी बनाए, तो ये हमारा हिरण्य क्या है, प्रकृतिवाची है, ठीक है। कुंडल क्या है, विकृति, क्योंकि उसमें परिवर्तन हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, विकृतिवाची। तो तदर्थ कहते हैं जो विकृतिवाची जो पद है, पहला पद है, उसका प्रकृतिवाची जो अगला पद है, उत्तर पद है, उसके साथ समास होता है, पर वो पहला पद क्या होना चाहिए, चतुर्थ्यंत होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो पहला पद है कुंडलाय, वो उसमें क्या विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो ये क्या है, ये भी याद रखना है कि ये विकार है, किसका, सोने का विकार हुआ है, सोने को तो तरोड़ मरोड़ के क्या बनाया गया है, कुंडल बनाया गया है, ठीक है। और हिरण्य जो है, सोना जो है, वो सोना तो रहेगा ही सभी चीजों में, तो वो प्रकृति है। तो तदर्थ का अर्थ यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमें सामासिक पद मिलेगा तो उसमें दो चीजें होंगी, प्रकृतिवाची शब्द होगा और क्या होगा, विकृतिवाची शब्द होगा। तो जो चीज मूल में रहेगी वो हमारी प्रकृतिवाची है, जो बिगड़ के किसी रूप में आएगी वो क्या है, विकृतिवाची है। तो विकृतिवाची क्या होगा, पूर्व पद में होगा, ठीक है। जैसे कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, ठीक है। यूपाय दारू, ठीक है, यूपाय दारू। दारू किसको बोलते हैं, संस्कृत में लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है, काष्ठ को बोलते हैं। तो यूप कहते हैं जो स्तंभ होते हैं, जो हमारे कोलम होते हैं, उनको कहते हैं यूप। तो यूप जो संज्ञा थी वो किसके लिए होती, जो यज्ञशाला होती थी उसमें जो यज्ञ के स्तंभ होते थे, यज्ञीय स्तंभ, तो उनके लिए यूप शब्द को कहा जाता था। तो यूपाय अर्थात यज्ञीय स्तंभ के लिए, स्तंभ के लिए क्या है, ये लकड़ी, क्योंकि पहले जो घर होते थे वो किससे बनते थे, लकड़ी से, मिट्टी से, इनसे बनते थे। तो यहाँ पे उसी उदाहरण को लिया गया है। तो यूपाय दारू की ये जो हमारी लकड़ी है, ये किसके लिए है, यूप के लिए है। अब देखिए, लकड़ी तो मूल रूप में ही रहेगी, प्रकृतिवाची हो गई, और उससे क्या बन गया, स्तंभ बन गया, उसका जो रूप परिवर्तित हुआ तो क्या बना, स्तंभ बना, पर वो रहेगा किसी रूप में, लकड़ी के रूप में ही। तो ये भी किसका उदाहरण है, तदर्थ का ही उदाहरण है, ठीक है। तदर्थ ये इस रूप में समझ लेंगे आप, प्रकृति विकृति भाव होना, ठीक है। अगला शब्द क्या है, अर्थ, ठीक है। जो चतुर्थ्यंत शब्द है उसका किसके साथ समास होता है, अर्थ के साथ समास होता है, ठीक है। अर्थ जो शब्द है उस वो क्या होता है, सभी लिंगों में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला शब्द देखेंगे कि ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय अयम कंबलः। यहाँ पे कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, कि ब्राह्मण के लिए ये कंबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मणार्था कंबलः, ब्राह्मणार्थ कंबल। तो यहाँ पे अर्थ शब्द का देखना है ना आपको, तो ब्राह्मणार्थ कंबल, कंबल, ब्राह्मणार्थ ब्राह्मणाय अयम, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणाय अयम ब्राह्मणार्थ, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाएं, यदि स्त्रीलिंग का लगाएं कि ब्राह्मणाय इयम यवागु, यवागु शब्द जो होता है दलिये के लिए वो किसका होता है, स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। ब्राह्मणाय इयम यवागु, तो क्या हो जाएगा वहां पे, इयम के कारण से क्या हो जाएगा, ब्राह्मणार्था, क्योंकि स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, टा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्राह्मणार्थ पुल्लिंग का हो गया, और वहां पे क्या हो जाएगा, ब्राह्मणाय इयम ब्राह्मणार्थ। विग्रह वाक्य लिखते हैं, ब्राह्मणाय इयम, और यदि संधि कर देते हैं तो ब्राह्मणाय इयम यवागु। समास युक्त पद क्या बना, ब्राह्मणार्था,
ठीक है। जैसे उसमें क्या बना था, ब्राह्मणार्थः, इसमें क्या बनेगा, स्त्रीलिंग का ब्राह्मणार्थ। बता रहे कि और जो शब्द है वो लिंगों में नहीं बदले जाएंगे, केवल अर्थ जो शब्द है उसका चतुर्थ्यंत सुबंत के साथ समास होता है और वो सर्वलिंगी होता है। अर्थ वाला शब्द जो होता है सभी लिंगों में होता है, जैसे ब्राह्मणार्थः, ब्राह्मणार्था और ब्राह्मणार्थम, ब्राह्मणाय इदम ब्राह्मणार्थम। ठीक है। ऐसे ही धनाय अर्थम, धनार्थम। ठीक है। तो जो अर्थ शब्द के साथ होगा तो वो तीनों लिंगों में उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं बलि शब्द को। ठीक है। इसके साथ क्या है, जैसे कुबेर के लिए प्राचीन काल में देवताओं के लिए बलि दी जाती थी, तो वैसे ही उदाहरण मिलते हैं। कुबेराय बलि, कुबेर बलि, भूतेभ्यो बलि, भूत बलि, भूतेभ्यो बलि, भूत बलि। आपको सामासिक पद मिलेगा भूत बलि, तो इसका विग्रह क्या होगा, चतुर्थ्यंत पद होगा, पूर्व पद, क्योंकि एक ही सूत्र है और ये शब्द आपको उत्तर पद में मिलते हैं। अर्थ, बलि, हित। जैसे हित कहें तो किसी के लिए जो हितकारी हो, जैसे गाय के लिए कोई भी हितकारी चारा है या कुछ भी धान्य है तो हम कहेंगे गवे हितम, गाय के लिए हितकारी, तो क्या हो जाएगा, गोहितम। ठीक है। गवे हितम, गोहितम। ऐसे ही आगे शब्द क्या है, सुख, गाय के लिए सुखकारी कोई चीज हो तो क्या है, गवे सुखम, गाय के लिए सुखकारी तो गो सुखम। ऐसे ही रक्षित, किसी के लिए हमने कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो गवे रक्षितम, गाय के लिए रखी गई कोई भी धन अन्न आदि, तो गवे रक्षितम। गो सुखम, गोहितम और गो रक्षितम, सभी किसके उदाहरण हैं, चतुर्थी तत्पुरुष के। क्या है इसमें, जो पहला पद है गो, उसमें क्या हो जाएगी, सभी में क्या लगेगी, गवे, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। गवे सुखम, गो सुखम, गवे हितम, गो हितम, गवे रक्षितम, गो रक्षितम। तो हमारा यदि पहला पद चतुर्थी विभक्ति वाला हो तो उस तत्पुरुष की क्या संज्ञा होती है, चतुर्थी तत्पुरुष। अब आगे आता है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में क्या है, मेन सूत्र है दो, ये पंचमी भयेन अपेतापूर्ण, एक सूत्र और है स्तोकांतिक, तो उसमें पंचमी भयेन, क्योंकि ये ही ज्यादा आते हैं, तो पंचमी भयेन सूत्र में क्या है कि पंचम्यंत सुबंत का जो है भयवाची शब्द के साथ, जैसे भय है, भीत है, उनके साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है, तो पंचमी तत्पुरुष बनता है। तो जैसे आप कहेंगे कि सिंहात भीतः, सिंहात भीतः, शेर से डरा हुआ व्यक्ति, ठीक है, सिंह भीतः। और एक उदाहरण बहुत ज्यादा आता है, क्या है, चौराद भयम, सीधा भय शब्द के साथ ही है, चौराद भयम। ये हमें भय शब्द जो पता चला पंचमी भये नहीं, सूत्र से ही पता चला, ठीक है, कि भय शब्द उत्तर पद में मिलेगा और पहले पद में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। चौराद भयम, चौर भयम। ठीक है। आगे ऐसे व्याघ्रात भयम, व्याघ्र भयम। वृक कहते हैं भेड़िए को, वृकात भीतः, वृक भीतः, वृकात भीतः, वृक भीतः। आगे लेंगे अपेत, अपोढ़, इन शब्दों को लेंगे। अपोढ़ जैसे था परे, जैसे अतीत का अर्थ है ना परे, लोक से परे वाली बात, ऐसे ही अपोढ़ भी वही है अर्थ कि उससे परे, कल्पना से परे बात है, ये मेरी कल्पना से परे बात है, तो कल्पनाया, पहले अपेत को लेते हैं, सुखात अपेतः, सुखात अपेतः, सुखापेतः। आगे अपोढ़, अपोढ़, कल्पनाया अपोढ़, कल्पनाया अपोढ़, कल्पना से परे तो कल्पनापोढ़।
ऐसे ही मुक्त और पतित शब्द बहुत ज्यादा आते हैं। मुक्त, चक्रात मुक्तः, ठीक है, सुख वाला। और ये जो मेन शब्द हैं इसमें, ये आपके उदाहरणों में परीक्षा में विशेष रूप से आते हैं। तो चक्रात मुक्तः, चक्रात मुक्तः, चक्र मुक्तः। ऐसे ही पतितः, वृक्षात् पतितः, वृक्ष पतितः। पतित जो शब्द था आपने देखा था द्वितीया में भी आया था ना, द्वितीयाश्रितातीत। तो जब आपको वहां पे क्या है ऑप्शन में क्या मिलेगा, यदि दोनों मिलते हैं तो पहला ऑप्शन यदि कूपम पतितः मिलेगा, कूप पतितः शब्द है, कूपात पतितः, कूप से गिरा हुआ तो नहीं होगा ना, कूप में गिरा हुआ, तो वृक्ष से गिरा हुआ। तो इनमें आपको थोड़ा सा अपना वो लगाना है कि अर्थ का सादृश्य बिठाना है कि कुएं से गिरा हुआ नहीं होगा, कुएं के अंदर गिरा हुआ होगा, ठीक है। तो वृक्षात् पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, तो इसमें क्या होगा, पंचमी होगी कि उससे वृक्ष से गिरा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, ठीक है। अपत्रस्त वही है व्याकुल, या जैसे हमने पीछे देखा था अत्यस्त शब्द देखा था, फंसा हुआ। तो यहाँ पर भी कि तरंगों से, जल की जो तरंगे हैं उनको देख करके व्यक्ति क्या है, व्याकुल हो रहा है। तो तरंगात अत्यस्त अपत्रस्तः, तरंगात अपत्रस्तः, तरंगापत्रस्तः। तो मुख्य रूप से पंचमी भयन जो सूत्र है, इसके उदाहरण जैसा कि मैंने बताया, चोर भयम बहुत ज्यादा आता है, सिंह भयम, सिंहात भीतः, सिंहात भयम, और मुक्त और पतित, इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे हम षष्ठी जो समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, उसके उदाहरण देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो षष्ठ्यंत पद है उसका जो है दूसरे जो पद है उत्तर पद में, उनके साथ समास होता है। जैसे राज्यः पुरुषः, राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजपुरुष, ठीक है। विद्यायाः आलयः, विद्या का घर। हिमस्य आलयः, तो यहाँ पे वही है कि जहां भी आपको प्रथम पद में, पूर्व पद में क्या मिलेगी, षष्ठी विभक्ति मिलेगी, तो वो हमारा कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष होगा। गुरु सेवकः, तो यहाँ जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या, गुरु का सेवक, गुरोः सेवकः। धनपति, धनपति क्या होगा, धनस्य पति, धन का स्वामी। षष्ठी के बहुत ज्यादा उदाहरण आते हैं और षष्ठी का जो है हम देख के शब्द को पता भी चल जाता है। तो षष्ठी के मेन रूप से एक ही सूत्र है, षष्ठी। आगे सप्तमी तत्पुरुष के देखते हैं। सप्तमी तत्पुरुष में ये सप्तमी शोंडही और भी 2-3 सूत्र और हैं। तो जैसे सप्तमी का उदाहरण देखेंगे, अक्षेषु शोंड, कि सप्तम्यंत जो शब्द है उसका ये जो शोंड कहते हैं कुशल, खेलने में, ठीक है। अक्षेषु शोंडः, अक्ष शोंडः। अक्ष क्या है, जो जुआ होता है, ठीक है, पासा। तो जुआ खेलने में जो क्या है, चतुर है, वो क्या कहलाता है, अक्ष शोंडः। इनके साथ बहुत शब्द हैं। और ऐसे ही जो क्या है, जुआ खेलने में क्या है, चतुर नहीं है, धूर्त है। तो अक्षेषु धूर्तः, अक्ष धूर्तः। और ऐसे ही शब्द हैं कि कार्य में जो कुशल है, ठीक है, कार्य कुशलः, कार्य कुशलः, कार्य निपुणः, कार्य निपुणः, कार्य कुशलः। अब आप इन शब्दों में देखेंगे जो पूर्व पद है उसमें आपको जो भी विभक्ति दिखेगी, हम सप्तमी तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्य में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। तो कार्य कुशलः, कार्य कुशलः। कार्य निपुणः, कार्य निपुणः।
तो इस प्रकार हमने जो तत्पुरुष समास है उसके जो मुख्य रूप से 6 भेद हैं उन पर चर्चा की विस्तृत रूप में। और अब हम जो तत्पुरुष के जो उपभेद हैं, जैसे नए तत्पुरुष है, प्रादि समास है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तत्पुरुष समास के उपभेद हैं नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, जिसको गति तत्पुरुष भी, गति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है, उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। जैसा कि हमने व्यधिकरण तत्पुरुष में देखा कि पूर्व पद के अनुसार, यदि पूर्व पद में जो विभक्ति है उसके अनुसार ही समास का नाम था, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यदि हमें पूर्व पद में क्या मिलता है, नए युक्त कोई पद मिलता है, जैसे न ब्राह्मणः, न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः, ठीक है। तो आपको जो पहला पद मिला है वो क्या मिला है, नए, ठीक। ऐसे ही बहुत पद बन सकते हैं, जैसे न ईश्वरः अनीश्वरः, जो ईश्वर नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण, जो ईश्वर नहीं है न ईश्वरः अनीश्वरः, न स्वस्थः अस्वस्थः, न इच्छा अनिच्छा। अब आप देखेंगे यदि आपको पद, ये दूसरा जो उत्तर पद है, यदि आपको क्या मिलता है, उसके शुरू में व्यंजन मिलता है शब्द, तो वहाँ पर क्या होगा, केवल न का ए बचेगा। और यदि आपको उत्तर पद में कोई स्वर वाला पद मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अन जुड़ेगा, न का के स्थान पर क्या जुड़ेगा, अन जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि स्वर युक्त यदि हमारा स्वर आदि में है उत्तर पद में, तो वहाँ पर हम अन जोड़ेंगे, ठीक है। अनिच्छा, जैसे ईश्वर में भी क्या था, यहाँ पर भी हमारा उत्तर पद में क्या था, स्वरांश शब्द स्वर आदि में था, इसलिए वहाँ पर अन जुड़ा, अनीश्वरः। ब्राह्मण में क्या है, व्यंजन शब्द है, तो अहिरा न का अबचा अब्राह्मणः, न स्वस्थः अस्वस्थः। इसी प्रकार से और ढेरों उदाहरण हो सकते हैं। आगे हम तत्पुरुष समास में, इसमें वही था, यदि आपको प्रथम पद क्या मिलता है, कोई नए युक्त पद मिलता है, और दूसरा पद क्या होगा, कोई संज्ञा या विशेषण होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। नए तत्पुरुष क्या होता है, जिसका प्रथम पद क्या होगा, पूर्व पद तो नए युक्त होगा और दूसरा पद कोई संज्ञा या विशेषण होगा। प्रादि तत्पुरुष या गति तत्पुरुष किसको कहते हैं, जो हमारे गति संज्ञक शब्द हैं, ठीक है। जो हमारे गति संज्ञक शब्द हैं तो उनमें जैसे कुपुरुषः, ठीक है, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, कुपुरुषः। और प्र आदि शब्द होंगे, यदि प्रगत आचार्यः, प्रगत आचार्यः, प्राचार्यः। जैसे सुंदरः देशः, सुदेशः, सुदेशः। तो हमारे गति संज्ञक शब्द यदि पूर्व पद में होंगे और इधर हमें कोई भी दूसरा उत्तर पद मिलेगा, तो तब हमारा क्या बनता है, प्रादि तत्पुरुष बनता है, ठीक है। आगे उपपद, उपपद में क्या मिलेगा, पहले जो प्रथम पद होगा वो उपपद होगा, ठीक है, उसकी उपपद संज्ञा होगी, और दूसरा पद जो होगा कृदंत होगा। जैसे कुंभम करोति, कुंभकारः, कुंभकारः शब्द है, तो उसमें क्या है, जो कार शब्द है ये कैसा है, हमारा कृदंत है, कृदंत शब्द है, तो उत्तर पद क्या होगा, कृदंत होगा, और पूर्व पद जो होगा वो उपपद होगा। कुंभम करोति थी, इसका विग्रह क्या होगा, कुंभम करोति थी, कि जो घड़े को बनाने वाला होता है। कुंभम करोति थी कुंभकारः, ठीक है। और इसी प्रकार से और अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं उपपद समास के। जैसे दिनम करोति, करोति थी दिनकरः, जो दिन निकालता है, सूर्य को कहते हैं। और प्रभाम करोति थी प्रभाकरः,
तो आप इसमें देखेंगे कि पहला जो पद है वो उपपद है और दूसरा जो पद है जैसे करह, कारह और ये सब हैं, ये क्या है, कृदंत शब्द हैं। कृदंत किस लिए है, क्योंकि इनमें क्या है, कृत प्रत्यय जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रभाम करोति ति, किसी में अप है, किसी में घय है। ठीक है, ये सभी क्या है, कृदंत प्रत्यय हैं। प्रभाम करोति ति प्रभाकरः। कंबलम ददाति थी, कंबल दह, किसी को देना, कंबल देने वाला। कंबलम ददाति थी कंबलः। धर्मम जानाति थी धर्मज्ञः, मर्म जानाति थी मर्मज्ञः। तो इस प्रकार उपपद समास के ये उदाहरण हमने देखे। अब आगे अलुक समास, अलुक तत्पुरुष समास जो होगा कि जिसमें हमने तृतीया तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष में क्या है, वहां पर विभक्ति का क्या हो गया है, लोप हो गया है। ठीक है, वो क्या है, वहां पे लुक हुआ है और यहाँ पे क्या है, अलुक, जहां पे विभक्ति का लोप न हुआ हो। जैसे आपको देखते हैं, आप युधिष्ठिर शब्द देखते हैं, युधिष्ठिरः। सरसिज शब्द देखते हैं, कमल के लिए आता है ना, सरसिज, सरसिजम। और खेचर शब्द देखते हैं, खेचरः। तो इनमें क्या है, विभक्ति का लोप नहीं हो रखा है। युधि, युधि क्या है, सप्तमी विभक्ति है। युधि कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। तो यहाँ पर वो क्या है, विभक्ति का लोप होकर के प्रयोग नहीं हुआ है, जैसी थी सप्तमी विभक्ति थी उसी रूप में जुड़ गए दोनों शब्द। युधि तिष्ठति थी, जो युद्ध में क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या है, युधिष्ठिर का अर्थ क्या है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधि तिष्ठति युधिष्ठिरः। सरसिजम का क्या है, सरसी जायते। सरसी, सरसी क्या है, सप्तमी विभक्ति है, सरसी जायते इति सरसिजम। सरसी सप्तमी है तो यहाँ पर सरसी देखेंगे आप, जब समस्त पद बनता है तो हमें सरसी ही मिल रहा है। तो यहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, सप्तमी तत्पुरुष नहीं होगा। यदि यहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है तो ये क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष होता है। ठीक है, आगे है खेचरः। तो खे किसको बोलते हैं, आकाश को। खेचरतीति, जैसे हम पक्षियों को क्या कह सकते हैं, खेचर कह सकते हैं ना। तो खेचरतीति जो आकाश में क्या करता है, विचरण करता है। तो खे क्या है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो जैसे कि तैसी विभक्ति यहाँ पर समासिक पद में है। इसलिए ये सभी अलुक तत्पुरुष जहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ होगा तो उसकी क्या संज्ञा होगी, अलुक तत्पुरुष। तो अब हमने जो है तत्पुरुष के जो मुख्य भेद हैं उन पर चर्चा की और उसके जो भेद थे समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में मैंने कहा था कर्मधारय जो है वो किसके अंतर्गत आता है, समानाधिकरण तत्पुरुष के। और द्विगु समास भी किसके अंतर्गत आता है, समानाधिकरण तत्पुरुष के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, समान विभक्तियां रहती हैं पर पहला पद क्या रहता है, संख्यावाचक। तो हम उनकी वहां पर जब हम उनको एकाकी रूप से लेंगे वहां चर्चा करेंगे। और तत्पुरुष के जो उपभेद हैं उसमें कौन कौन से हैं, नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, इसको हम गति तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि गति संज्ञक शब्दों का भी इसमें समावेश है, उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। तो हमने इस तत्पुरुष समास के भेदों उपभेदों की विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद।